का बिग बुलेटिन रात के 10 बजे है और ये समय है आई विटनेस न्यूज पर बिग बुलेटिन का। आज के इस डिबेट में, आज की बुलेटिन की इस एपिसोड में जो मेहमान जुड़े हैं उनके परिचय हम आपका करा दे रहे। शुभम तिवारी है, क्राइम से डॉक्टर महेंद्र गुप्ता जुड़े हैं, समाज सेवी, और श्री राम विविध कला केंद्र से रामलीला मंडल के निर्देशक और श्री रामचरित मानस के ज्ञाता विद्वान विजय द्विवेदी आज की चर्चा में शामिल हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कुछ अच्छा नहीं चल रहा और हमारे पड़ोसियों से रिश्ते बराबर बिगड़ते चले जा रहे हैं। पिछले दिनों केजरीवाल ने अपना एक जो नक्शा जारी किया उसमें उसको लेकर के विवाद रहा और उसके बाद में जो हालिया बयान है वहां के प्रधानमंत्री जेपी शर्मा ओली का लेकर के तो भारत के हर नागरिक को बड़ी आपत्ति है, सबको नाराजगी है और सारे लोग आहत हैं। ये स्थिति बन गई है। ओली ने कहा है कि जो अयोध्या भारत में दिखाई जा रही है, बताई गई है, वो अयोध्या नेपाल भारत ने अयोध्या को दुनिया के सामने रखकर सांस्कृतिक महत्व दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने साफ साफ ये कहा है राम नेपाल के हैं, राम जन्मभूमि नेपाल में है और भारत में नकली अयोध्या है। राम भारत की नहीं, नेपाल की है। होली के इस दावे को लेकर के पूरे देश में तरह तरह की प्रक्रियाएं आ रही हैं। एक तर्क भी दिया है होली ने कि पहले शादियां बहुत दूर नहीं होती थी, पास पास में ही हो जाती थी और इस बात ने तर्क ये दिया है कि जो जनकपुर है वो नेपाल में है और अयोध्या से जनकपुर का चुनाव नहीं होता। इसके जवाब में ये बात कही जा सकती है कि लंका जहाँ के लिए राम सेतु बना, राम सेतु आज भी है, तो जनकपुर से कई गुने अधिक दूरी पर है। और खासतौर से अभी पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राम जन्मभूमि को लेकर के, इस चीज का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उच्च न्यायालय ने कि राम जन्मभूमि अयोध्या में वही है, वही राम का जन्म माना गया है, जिसे वर्षों से राम जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। तो ये सारे विवाद को जन्म देकर के नेपाल प्रधानमंत्री ओली क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या उनकी मंशा है और क्या सही तर्क। हम चाहेंगे कि आज की चर्चा की शुरुआत हम करें इससे पहले जो वस्तु स्थिति है जिसको लेकर के हम ये मानते हैं कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ और सदियों से हम लोग देखते चले आए हैं। हर साल आयोजन होते हैं राम जन्म के। तो हम दुबे से चाहेंगे, श्री राम कला के निर्देशक हैं, क्या है प्रमाणित तथ्य, पहले आप उन पर ही प्रकाश डालें ताकि हम फिर उसके बाद में आगे चर्चा को आगे ले चलें। पहले आप बताइए क्या स्थितियां हैं, क्या उल्लेख है और किस आधार पर हम वर्षों से प्रमाणित तत्व को मानते चले आए हैं और ओली ने ये सारी बातें कह करके क्यों हमारे जब करने की कोशिश की। धन्यवाद बड़े भाई से बार बार धन्यवाद। मेरे स्टूडियो में मेरे साथी यहाँ से जुड़े हुए उनको बार बार धन्यवाद। मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ राजचरित मानस से। परम पूज्य तुलसीदास गाथा श्रेणी
उन्होंने जो कहा है भारत के प्रधानमंत्री जी ने, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस पर ध्यान दें। थोड़ी ही दूर नैन तीर्थ है, नैन तीर्थ अयोध्या बता रही है, मगर नैन तीर्थ में मन और शत्रुता की तपो स्त्री है, जहां पे 88,000 ऋषियों ने, और किसी भी चीज को कहने से पहले उसका मंथन करना चाहिए, उसके विषय में जानकारी करना चाहिए। उनके जितने शास्त्र हैं, 18,000 जो ऋषियों ने प्राण लिखे हैं, जो आचार्यों ने लिखे हैं, संतों ने लिखे हैं, उस पे मंथन करना चाहिए, उनको मंथन करके बोलना चाहिए। मन और शत्रुपा की तपोस्थली नैमिषारण्य है, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तप किया है, और जहाँ भगवान राम कह रहे हैं कि पूर्व समय मन भूतता और मात्र रही तुम ही शत्रुपा। पूर्व समय मेरी बात है, पूर्व समय मन भूतता और मात्र रही तुम ही शत्रुपा, और दमत जाय के कारण में माँ मैंने पर एक कहो सुख मांग लियो मेरे अनुरूपा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि रामचंद्र कई बार अयोध्या और बनाया, अयोध्या की जन्मभूमि यहाँ बनाई जाती है। भगवान राम स्वयं प्रकट होकर मंसत रूपा से कहते हैं, आकर भोग विवाद तुम कुछ दिन काल इंद्र की राजधानी में निवास करके, और अंत में अयोध्या ऐसी नगरी बनेगी, ऐसी पवित्र नगरी बनेगी जहाँ शरीर का स्थान होगा, और ये ना वहां आकर तुम राजा मनु नहीं होगे, तुम राजा दशरथ होगे, और तुम कौशल्या होगी। उनको जानना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इतिहास पढ़ना चाहिए, पुराण पढ़ना चाहिए, उसके बाद में कोई बात कहनी चाहिए। और मैं साक्ष्य देना चाहता हूँ, उनकी बात को सुन ले। जब उन्होंने कहा कि आप अयोध्या होंगे, आप ही दशरथ होंगे, आप ही कौशल्या होंगे, और है माँ आपने घनघोर तप किया, मैंने जब भी वरदान देने के लिए कहा तो तुमने मेरा जैसा पुत्र मांग लिया। तिनके ग्रह में त्रियो जाई, रघुकुल चारों भाई। लेकिन जी मैं बताना चाहता हूँ, भगवान ने अपने मुखार से कही है, जिससे सत्यम शिवम की मोहर है, रामचरित मानस जीवन दायिनी है, मोक्ष दायिनी है, उनको पढ़ना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे माँ, जब जब तुमने मुझे मांगा, अपना जैसा पुत्र मैं कहाँ खोज करूं, मैं ही तुम्हारे घर आऊंगा, और मैं ही नहीं, मैं आदि शक्ति के सहित आऊंगा। आदि शक्ति जय जग उपजाया, जिस आदि शक्ति ने जगत को उत्पन्न किया है, मैं आदि शक्ति भी लेकर मां में आऊंगा। और हे माँ यही अयोध्या, और आप वहां के, इसलिए उनको समझना चाहिए, उनको पुराण पढ़ना चाहिए, उनको शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। उसके बाद में ये 32 दांतों के बीच में जिद्या कुछ बोलने से क्या हो सकता है, ऐसे कहने से नहीं। क्या भगवान राम की है, सनातन धर्म है। नेपाल क्यों आके दिखा रहा है हमारा पड़ोसी जी? नेपाल, पड़ोसी नेपाल नहीं दिखा रहा, नेपाल को देखिए नेपाल। देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे मेरे मोदी जी जब बोलते हैं, उनको शास्त्रों का ज्ञान है, पुराणों का मोदी जी को ज्ञान है। जी रुकिए, हाँ हाँ बोलिए। जी देखिए, यहाँ तो राजनीति और धर्म का ऐसा विश्लेषण कर दिया गया है, जहाँ राजनीति की बात होती है वहाँ धर्म की बात कर दी जाती है, और धर्म की बात होती है वहाँ राजनीति की बात शुरुआत होती है। और ये शुरुआत करने की देन भारतीय जनता पार्टी की है। धर्म एक अलग चीज है, राजनीति एक अलग चीज है। राजनीति हम लोग जिसके जरिए से जनता की सेवा होती है, और धर्म एक अलग चीज है। अब चूंकि नेपाल इस वक्त चूंकि हमसे दुश्मनी माने हुए है, तो उसने एक ऐसी बात जो धार्मिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है वो भी शुरुआत कर दी, ताकि अननेसेसरी इस पर चर्चा शुरू हो जाए। पूरी दुनिया जानती है कि अयोध्या हिंदुस्तान में है, अब वो नेपाल में कैसे हो गया, असली वहां है, नकली यहाँ है, ये एक अजीब सी बात है। तो ये चूंकि धर्मांतरण करने के लिए राजनीतिक विषय को धर्म का रूप देने का उद्देश्य है नेपाल का। क्योंकि इस वक्त एक नेपाल ही नहीं, भारत के चारों तरफ जो देश हैं, वो जाहिर है कि कहीं ना कहीं हमारे मित्र वत्र नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री की क्षमता है कि वो पड़ोसी देशों से कोई सामंजस्य अच्छा नहीं बनाए हुए हैं। जो आज इस तरीके की बातें उठ रही है कि हजारों वर्ष लोगों की निष्ठा ये है कि भाई अयोध्या यहाँ है,
रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ है, जो कि फैजाबाद जिले में हिंदुस्तान में है। अब वो नेपाल में कैसे हो गया? तो इस बात को बेहतर भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय प्रधानमंत्री और सरकार में बैठे हुए लोग ही बता सकते हैं कि उनका पड़ोसी मुल्क क्यों आंख दिखा रहा है और क्यों विरोधाभासी बात कर रहा है। विजय कटियार जी। जी जी, ये स्थिति क्यों बनी है? देखिए, इतिहास गवाह है कि राम जी के विषय में जब भी बात आएगी तो अयोध्या का नाम लिया जाएगा। नेपाल जो है वो इस बात को ला रहा है, इसका साफ संकेत है नेपाल को चीन का समर्थन प्राप्त है और चीन जो है नेपाल को आगे बढ़ा रहा है। और कहीं ना कहीं ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि भारत की विदेश नीति पूर्णतः विफल है। हमारे जो नदीम भैया ने जो बात कही है भाई ने, वो बिल्कुल प्रबल है बात, उस पे जो है 100% सत्य है ये बात। भारत की विदेश नीति विफल है और निश्चित रूप से भारत की सरकार जो है वो अपने 5 पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध नहीं बना पा रही है और आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। हाँ डॉक्टर महेंद्र गुप्ता, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये जो नेपाल ने जो नया अपना अध्याय जोड़ा है कि अयोध्या यहाँ है, ये तो हमारे भारत देश की भूमि पर हजारों हजार वर्ष पहले जो ग्रंथ लिखे जा चुके हैं उसमें भी प्रमाणित हो चुका है। और अभी जो अयोध्या भूमि विवाद था उसमें भी काफी कुछ उसमें सोचने का कुछ होता ही नहीं है कि अयोध्या हमारी कहाँ है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या कहाँ है, अयोध्या भारत देश में है। नेपाल जो है उसको कुछ विरोधी तत्व और विरोधी देश जो है वो सह दिए हुए हैं और उसकी वजह से वो बौखलाया हुआ है और ऐसी वैसी बातें कर रहा है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और कोई भी इसका कुछ प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं है कि अयोध्या कहाँ है, सभी लोग जानते हैं अयोध्या कहाँ है। और शुभम तिवारी जी। ठीक है, मैं देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात इंगित करते हुए बोलना चाहूंगा कि अयोध्या और भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर प्रश्न उठाना आज की तारीख में यही कहीं ना कहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी की मानसिक स्थिति खराब होने का एक प्रमाण है। जिस हिसाब से वो ये बोल रहे हैं कि अयोध्या हिंदुस्तान में नहीं है, नेपाल में है, तो कहीं ना कहीं उन्हें अब जांच करानी चाहिए। उनकी उम्र भी हो गई है, शायद कुछ जो है उनकी जो है मानसिक स्थिति ठीक ना हो। ये हिंदुस्तान इतिहास है और जो हम लोग को जो है ऋषि मुनियों के द्वारा जो वेद ग्रंथों में आया है उसमें साफ साफ इस चीज का उल्लेख किया गया, जैसा अभी हमारे आदरणीय पंडित जी बता रहे थे। दूसरा, उनके इस बयान को देखते हुए अब बहुत जरूरी हो गया है कि अब हम लोग चीन को आंख दिखाएं। उससे पहले जरूरी है कि नेपाल जैसे राष्ट्र को, जो हमारे देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहा है, यहाँ पर एक विवाद की स्थिति बनाने का प्रयास कर रहा है, तो जरूरी है कि नेपाल की इस बात को हंसी मजाक में उड़ाने से बेहतर है कि नेपाल को हमारे यहाँ की सरकार मोदी जी बहुत इस बात जो है गंभीरता से लेते हुए आंख दिखाए, ताकि नेपाल अपनी मर्यादा में रहकर तब हमारे जो है धार्मिक ग्रंथों पर और हमारे पूज्य ईश्वर पर जो है किसी प्रकार का सवाल उठाने की हिम्मत ना कर पाए। दूसरी बात कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और मैं समझता हूं विश्व हिंदू परिषद की कहीं ना कहीं नेपाल में भी एक पकड़ है। तो यहाँ पर ये मुद्दा जो आज हम लोग बीच में डिस्कस कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद का भी इसमें कहीं ना कहीं एक जो है अपना एक वो होना चाहिए, एक हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि नेपाल के अंदर हिंदू राष्ट्र की जो बात होती है, अगर हिंदू है उस पर अगर पकड़ है तो कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद की है, वहां पर भी उन्हें करारा जवाब देना चाहिए सरकार को। इस तरीके के विचार और इस तरीके की सोच हिंदुस्तान का विचार बर्दाश्त नहीं करेगा। हेलो, इस विषय पे हम 2-3 बातें आपके सबके संज्ञान में लाना चाहेंगे। नंबर 1 तो नेपाल जो है उसका जन्म ही सन 1904 में हुआ। उस 1904 में जन्मे नेपाल में
इतनी समझ और इतना वो सब नहीं हो सकता जो वह प्राचीन इतिहासों के विषय में कोई कम्युनिस्ट या वामपंथी इस प्रकार की बात कर सके। अब वर्तमान समय में नेपाल चीन के शिकंजे में है और चीन जैसा कहलाता है वैसा नेपाल कहता है। भारत जो है सन 1857 तक बहुत विशाल देश था। उसमें उसके 1857 से 1947 तक 7 विभाजन हुए। पीछे खिसक जाओ उन 7 में नेपाल भी हुआ, भूटान भी हुआ, तिब्बत भी हुआ। ये सब अंग्रेजों शासन काल ने अपनी शासन व्यवस्था सुधारने के लिए इसका विभाजन किया। 1935 तक श्रीलंका भारत का था। 1937 में बर्मा हमसे अलग हुआ। 1947 में हमसे पाकिस्तान अलग हुआ। 1914 में हमसे तिब्बत अलग हुआ। तो ये सब अंग्रेजों के शासन व्यवस्था में भारत को खंड खंड करके बांटने का काम हुआ। आज चीन जो है पूरे भारत को चारों ओर से अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है। उसने पाकिस्तान में सीपीसी बनाने का काम किया, बर्मा में अपना कुछ करने का काम शुरू किया। तिब्बत को चूंकि हमारी ही सरकारों की गलती रही कि जिस समय स्वतंत्रता मिली और उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए तो नेपाल को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1954 तक स्वतंत्र देश की मान्यता ही नहीं दी थी और 1954 से नेपाल को स्वतंत्र देश माना नहीं। तो भारत का ही अंग है। संयुक्त राष्ट्र हमेशा भारत का अंग मानता रहा। तो ये जो गलतियां हुई हैं हमारे स्वतंत्रता के बाद हमारे शासकों के द्वारा, उसका दुष्परिणाम है कि ताकतें जो है भारत की संस्कृति या भारत की सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह उठा करके भारत की क्षमता में एक विद्रोह की स्थिति पैदा करना चाहती है। यही काम ओली कर रहे हैं। सतपाल जी जवाब दीजिए। सतपाल जी जवाब दीजिए। जी, ये अभी शेखर जी, प्रभात जी जो बता रहे थे कि उन्होंने इस देश की स्थिति के बारे में आप सबसे चर्चा किया। हिंदू राष्ट्र नेपाल था। अभी नदीम भाई कह रहे थे, सब लोग कह रहे, अभी शिवम जी कह रहे थे हिंदू राष्ट्र। आज के दिन वो हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र जब तक राजा साहब रहे वहां रहे। आज के दिन उन्होंने आज जो हाँ सतपाल जी, मैं नहीं कह रहा था। हाँ, आपने शिवम जी सॉरी। तो आज के दिन जो वहाँ का हिंदू राष्ट्र है क्या कि आज वहाँ कम्युनिस्टों की सरकार है जो धर्म को मानते ही नहीं है। कम्युनिस्ट कामरेड का मतलब होता है कि जो धर्म को नहीं मानता है, और इसलिए ओली भी उसी में से है। नंबर 2 ये है कि ओली की जो स्थिति है उसमें से वो हनी ट्रैप का शिकार है, लोग कहते हैं। जो वहाँ की चाइना की राजदूत है, आज वो वहाँ सरकार चला रही है, ओली वहाँ सरकार नहीं चला रहे हैं। और ये अपने हिंदुस्तान के मीडिया में भी आ रहा है और वहाँ के भी मीडिया में आ रहा है। वहाँ के मीडिया में इस प्रकार की चर्चा है और ओली इस समय जाने की स्थिति में है। कम्युनिस्ट पार्टी ने ही उनके खिलाफ अविश्वास पर उनको हटाने का फैसला किया है। चीन के दबाव में वो थोड़ा समय बढ़ जाता है। लेकिन ये देखिए सतपाल जी, ये चर्चा आप राजनीतिक करने लगे, वो वहाँ की व्यवस्था, वो बात नहीं है कि वो हटेंगे या जाएंगे या जाएंगे। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। वो एक प्राचीनता बात, एक धार्मिक बात की उन्होंने टिप्पणी की है, उस पे है बात है। दो चीजें हम बातें कर रहे हैं ना। अभी आपने उसमें से कहा है ना, अभी हमारे शिवम भाई ने कहा, आपने कहा, विजय जी ने कहा है कि हमारे देश की विदेश नीति जो है वो प्रभावी नहीं है और ये फेल है। ये इन लोग इनको ये मालूम नहीं है कि 196 देशों में से 192 देशों में से 100 देशों ने अभी संयुक्त राष्ट्र में हमको किया है। चीन के विरोध के बावजूद भी किया है। अगर हमारी फेल होती विदेश नीति हमारी समर्थन। आज चाइना के मुद्दे पर सारी दुनिया हमारे साथ है। अगर फेल होती तो चाइना वापस जाने की स्थिति में नहीं होता। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अयोध्या के बारे में कोई संदेह करना, क्योंकि उनको खुद, जैसे 1904 में नेपाल बना है तो भैया पहले नेपाल था ही नहीं, तो नेपाल में उनका जन्म कहाँ से हो गया। दूसरी चीज ये है कि आज अयोध्या सारी दुनिया जानती है, राम जन्मभूमि का फैसला है, खुदाई में वहां सारे चिन्ह मिले हैं, ये सब चीजें उसमें से लोगों ने कहा है। और इसलिए आज जो सरकार है वो सरकार, नेपाल हमारे लिए कोई ऐसी चीज, आज उन्होंने कहा है ओली कल हट जाएंगे और इसीलिए वहां विरोध हो रहा है। 100 रुपया नमक बिक रहा है भारत से आज के कारण उन्हीं के दल के लोग, वहीं के नेपाल के लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो दूसरे प्रकार से चुका है कि उनकी बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि अब आज के दिन उनके देश के लोग भी उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और राजनीतिक बात चूंकि हम नहीं चाहते थे कि इसमें से हो, लेकिन ये इतनी बात मुझे इसलिए करनी पड़ी कि अभी आप सब लोगों ने कहा कि भाजपा की इस समय देश की, हिंदुस्तान की विदेश नीति फेल है, तो इसलिए मैंने 2 बातें बताई, केवल बाकी चीजें नहीं बताई, कि चाइना के मुद्दे पर सारी दुनिया हमारे साथ है और 192 देशों में से 184 देशों ने हमको संयुक्त राष्ट्र संघ में चाइना के विरोध के बावजूद भी वोट देकर हमको उसका अस्थायी सदस्य बना, जो चुनाव में हमको चुना है। ठीक है, लेकिन जो सराउंडिंग के कंट्रीज हैं, पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, बर्मा हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, चीन हुआ, इनसे मामला क्यों नहीं अच्छे हैं? ये एक विचारणीय बिंदु है जो हमारे नियरेस्ट पड़ोसी हैं। दिखा रहे तो क्या कर रहे हो भाई? आप लोग विरोध कर रहे हो, 17 विधायक वाले लोग विरोध कर रहे हैं, आप ये 7 विधायक वाले विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करना के लिए ये लोकतंत्र में, जैसे लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां आज हिंदुस्तान में मोदी जी का विरोध कर रही है, करते हैं लोग भाई, उनका चाहे जनाधार हो या नो, उनके पार्टी के 2 सदस्य हो या नो, उनका पार्लियामेंट में कोई जीता हो या ना जीता हो, लेकिन ऐसे ही सारी दुनिया के लोग अपनी अपनी बात करते हैं और वो विरोध में करते हैं। उनके कहने से नेपाल हो जाएगी, उनके जी जहाँ सरयू है, जहाँ सरयू नदी है, जहाँ जो सरयू नदी है वही अयोध्या है। फिर इस पर अयोध्या सरयू नदी, मैं शेखर भाई साहब जी, मैंने जो प्रकाश डाला है, मेरी बात को फिर समझे, जैसे कि ये राजनीति वाली बात नहीं है, ये बड़ी ही पुराण को पढ़ना, ऋषियों की पद्धति को पढ़ना, ऋषियों की पद्धति को जानना, ये बहुत कठिन। जैसे शंकराचार्य बड़े ही मंथन करते हैं, हजारों वर्ष जो मंथन रूपा सरयू है और जो मंथन रूपा, भाई ये तो सब यही साक्ष्य है। एक बात मेरी सुनने चाहिए कि ये 32 दांतों के बीच में जिब्या है, इसमें हड्डी है नहीं कहने के लिए, चाहे नेपाल कुछ कह दे, चाहे कुछ भी कोई कह दे। अरे आज प्रधानमंत्री जी कोई बात बोलते हैं, उनको मंथन है, उनको ज्ञान है कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। अरे वो क्या बोल रहे हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री क्या कहने लगे, ये कोई बात नहीं है, बात पुराण की है, ऋषियों की है, ये ऋषियों की धरती है। बात तो महत्वपूर्ण है कि एक देश का प्रधानमंत्री, जहाँ बहुसंख्यक में हिंदू भाई रहते हैं, वहां का प्रधानमंत्री कोई बात कह रहा है तो हम उसे हल्के में नहीं लेंगे। आखिर वो क्यों कह रहा है? या तो उनको अज्ञान है या वो हमसे विरोधाभासी व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं, आप प्रधानमंत्री की गद्दी पे आप विराजमान हो गए, एक राजा होकर आपको मनन और चिंतन आपका बिल्कुल, राजा जो नीति की बात करना चाहिए, राजा को मंथन और चिंतन करना चाहिए। मोदी जी का चिंतन और मंथन दोनों ही अच्छा है देश के प्रति, ऐसा राजा होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं बताइए, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं, बोलिए शुभम बोलिए। देखिए, मैं यहाँ पर इस बात पे दोबारा आता हूं कि मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि इस बयान को लेकर हमारा कांग्रेस पार्टी का सीधा मत है कि नेपाल के प्रधानमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसके बावजूद जो वर्तमान में हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, उन्होंने फिर मतलब हम लोग की इस देश भावना और जो है अयोध्या को लेकर जो हमारी एक भावना है, उसको कहीं ना कहीं फिर राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया। तो मैं बोलूंगा, अब मैं इस बात को बोलूंगा कि अभी तक आपने अभी कहा कि जो है, अभी आपने साफ कहा कि वहां कम्युनिस्टों की सरकार है। अरे साहब, हमने तो अटल जी के मुंह से सुना था कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है, अटल जी के मुंह से सुना था। आज अगर सुनिए आगे, पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए। दूसरी बात, अभी प्रभात जी बोला, अभी प्रभात जी, देखिए बात, आपकी बात सुनी, अब मेरी बात भी सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए, कंप्लीट होने दीजिए, मैं स्वागत करूंगा आपकी बात की। दूसरी बात, अभी प्रभात जी ने एक बात बोली कि पुरानी सरकारों की गलती, नेहरू जी पर फिर उंगली उठा दी। मैं ये पूछ रहा हूं, 6 साल में 5 साल तक अभी नेपाल आपके साथ ठीक रहा, तब आपको नेहरू जी के संबंधों की और उनकी व्यवस्थाओं पर याद नहीं आई। अभी अगर साल भर से चाइना के समर्थन में अगर नेपाल आ गया है और वो हिंदुस्तान के लिए अनर्गल बातचीत कर रहा है, तो आपने उस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास नहीं किया। आपने उठा के अपने देश की जो पूर्व सरकारें हैं उन्हें फिर लपेटे में ले लिया, फिर उनके ऊपर उनकी गलतियों उनके ऊपर मर दी। ये ठीक नहीं है। देश को बनाने के लिए, राष्ट्र को बनाने के लिए ये विचारधारा ठीक नहीं है। हम तो प्रधानमंत्री, जो नेपाल के प्रधानमंत्री की बात पर स्वयं उनकी मानसिकता पर, स्वयं उनकी बौद्धिक क्षमता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि ये बहुत गलत है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं,
आपने उठाया और सीधे फिर पूर्व सरकारों को गलती दे दी। तो आप 1954 का हवाला दिया संयुक्त राष्ट्र में समर्थन करने का, उन्होंने ये नहीं कहा कि शुभम पिछले इतिहास बदला नहीं करता आपकी विदेश नीति सही चलती रही तो जी की याद नहीं आई। ये देखिए ये पार्टी की ये ठीक नहीं है। बात तो नहीं है लेकिन आप गलत बात देखिए, बातों में उलझाकर देश को गुमराह मत करिए। इस प्रधानमंत्री नेपाल प्रधानमंत्री की बयान है हम निंदा कर आए और वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा कि भाई 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका समर्थन किया कि नहीं किया। जैसे चाइना के लिए स्थायी मान्यता के लिए कोई ये कांग्रेस पार्टी तो आप अगर इसको पूर्व जाएंगे तो सारा नहीं जाता भारतीय जनता पार्टी है 5 साल तो कोई दिक्कत नहीं। 1 साल में विवाद हुआ आपने उठाया, ये ठीक नहीं है। सही तरीके से एक आईना गलतियां वो बताइए जो गलतियां हुई हैं। आप जो है कश्मीर से उठाते तो भी आप ये बात देते हैं। अरे आपने 5 साल में क्या किया साहब? मीठा मीठा गपशप ये कोई बात नहीं है। इनको संयुक्त राष्ट्र संघ में किसने समर्थन दिया उसकी सत्ता के लिए? दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये समस्या थी। चलिए प्रधानमंत्री जी का कि ये व्यवस्थाएं हम झेल नहीं सकते हैं। अयोध्या का मुद्दा वोट मांगते घूमते हैं। आज जब अयोध्या का मुद्दा है, अब प्रधानमंत्री ओली कोई बात करे तो उनका विरोध करिए, उन्हें आंख दिखाइए। इसका क्या आप आंखें जाएंगे सक्षम है, भारत कमजोर नहीं है। अयोध्या के नाम पे अब गद्दी में बैठे हैं। आज सरकार में आप आए तो अयोध्या के नाम पे हैं। उस अयोध्या के ऊपर अगर नेपाल के प्रधानमंत्री कोई आक्षेप लगा रहा है तो उनकी आंखें निकाल लीजिए। क्या बात आप कर रहे हैं? अयोध्या के नाम अयोध्या में राम मंदिर काम नहीं चलेगा। मंदिर में जितनी आस्था उनकी जो सबसे ज्यादा आस्था हम करवा रहे हैं और आपने अयोध्या के नाम पे आप फैसला हो गए। आपने क्या आप स्वीकार करो भैया। नेपाल कहाँ से अपना उन्हें किस भाषा में समझा रहे हैं? कांग्रेस को और नेहरू जी को बीच मत लाइए क्योंकि वो समय चला गया। 6 साल से आप सत्ता में हैं, जवाबदेही आपकी है। आप इतिहास की वर्तमान में ये बताइए कि आप ओली के जवाब में आपके प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? ओली की बात के जवाब में आपके प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनका स्टैंड है? अभी तक उनका कोई वर्णन तो इस पर आया नहीं है। अब आप बताइए, लाइबिलिटी आपकी है, पूरा देश जानना चाहता है कि अयोध्या को नकली बता रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ओली के जवाब में क्या कहना चाह रहे हैं? पूरे देश की भावना यहाँ हाथ है, पूरे देश की भावना है। सही सवाल आपका है कि क्या कर रहा है प्रधानमंत्री, क्या जवाब दे रहे हैं? अरे नदीम जी, उसका जवाब हम दे रहे हैं। जरा सुनिए शेखर जी। नदीम जी, नेपाल कम्युनिस्ट शासन के या चीन के दबाव में या चीन की उसमें चल के जो भी कह रहा है वो कह रहा है। भारत 135 करोड़ लोगों का सशक्त देश है। हम नेपाल जैसे व्यक्ति या जो एक दूसरे के उससे बोल रहा है उसको अगर हम बात का जवाब देने लगेंगे तो हम नेपाल जैसे छोटे छोटे देशों को अपने समकक्ष लाके खड़ा कर देंगे। नेपाल बात नहीं हुई, ये उत्तर नहीं हुआ। देखिए समकक्ष है, जब आपका प्रधानमंत्री जाता है, नेपाल तो बड़ा है, भूटान के प्रधानमंत्री से भी हाथ मिलाते हैं, आप सार्क में उनके साथ, सार्क सम्मेलन में आप साथ में खड़े होते हैं, समकक्ष तो है। पद नहीं, पद के हिसाब से आप समकक्ष तो हैं। आप आकार की, जनसंख्या की तुलना के आधार पर किसी को छोटा बड़ा नहीं कर सकते। वो प्रधानमंत्री अपने देश के हैं, उन्होंने एक बात कही है, आपका उत्तर क्या है? उसका उचित आने पे उसका उचित जवाब मिला जाएगा। नेपाल के मतलब केवल नेपाल नहीं है, नेपाल के मतलब आज चीन है। नेपाल के मतलब नेपाल का मतलब नेपाल के नेपाल ने आपके विजय कटियार जी, विजय नेपाल ने शुभम भाई और शुभम भाई, देखिए मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय सत्यपाल सिंह जी से या बीजेपी के लोगों को कि देश की जनता को गुमराह करना बंद कर दीजिए आप लोग। अभी आपने ये बात कही कि चीन पीछे हट गया, मैं बहुत गौर से सुन रहा हूं आपकी बात। मैं जानना चाहता हूं आप कितने पीछे हटे हो?
चीन तो आगे बढ़ाया तो 6 किलोमीटर, आप तो वहीं पे थे, आप और 4 किलोमीटर पीछे बढ़ गए। ऐसा तो क्या है, देश की जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं? इसी वजह से अन्य देश आपकी तरफ आंख उठा के देख रहे हैं, आपको एक्शन लेने की आवश्यकता है। जो बॉर्डर लाइन से पीछे दोनों लोग हट रहे हैं। ऐसा है, मीडिया सब चीजों का एक प्रत्यक्ष बनाते हैं कांग्रेस के कांग्रेस के नेता, वो अवगत नहीं रहते। उस सीमा के पास खड़े थे, उससे दूर हट के खड़े होना है। जो इस हिस्से में अगर हटा भी था या कोई चीज हुई है तो उसमें बॉर्डर के अंदर, हमारे देश में तो है नहीं, अब वो बॉर्डर से उनको 2 किलोमीटर पीछे जाना है, हमको 2 किलोमीटर पीछे रहना है। भाई वहां पर रोज खड़े होकर जो युद्ध होता था वो नहीं होना चाहिए, बात ये थी। और उसमें कोई आज, और इस बात को आपके कहने से या राहुल गांधी कहने से नहीं होने वाला है, ये तो सारी दुनिया मान रही है। आज सारी दुनिया इस चीज को मान रही है, लेकिन पता नहीं आप लोगों के दिमाग में कहां से चीन घुस गया है, कहां से चीन का एक बार उसने राहुल गांधी के फंड में, उसमें राजीव गांधी फंड में पैसा क्या दे दिया कि आप लोग चीने के गीत गाने लगे। चीन निश्चित रूप से यदि आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो आप बड़ी चोट खाएंगे और देश की जनता उसका देश की जनता को बड़ा नुकसान होगा। प्राप्त किया है ये किसके प्रधानमंत्री? नेहरू जी की बात क्यों करने लगते हैं भाई सतपाल जी? आप 55 साल पहले पीछे क्यों चले जाते हैं? आज की वर्तमान स्थिति पे गर्व करना सीखना पड़ेगा ना, नहीं लगाना चाहिए। आज अटल और अडवाणी जी के बारे में आप बोलोगे तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, वो हमारी पार्टी के नेता थे। और आज आप जब बोलते हो तो आपके बारे में जब बोलते हो तो आपकी पार्टी को बिलोंग कर रहे थे वो, आज उसी कांग्रेस के नेता हो ना। नेहरू को आप नेता नहीं मानते हो अपनी पार्टी का? भाई जो अपनी पार्टी के नेता है कि उस समय क्यों नहीं रोक पाए? जाते हैं आप गलतियों को गलती है भुगत रहे हैं ना। आपने अगर वो गलती नहीं की, स्थायी मान्यता नहीं दिलाई होती, आज चीन इतना ताकतवर नहीं होता। कोई गलती नहीं, सत्ता में आपने सब क्यों नहीं उठाया? सत्ता में आते ही सवाल क्यों नहीं उठाया हमारे पर? आज 6 साल हो गए, 5 साल तक क्या करते किए, उनको दुरुस्त करने का 6 काम साल में इतना काम हुआ तो इतना तो शिवम 77 साल में नहीं हुआ, 70 साल में दिख रहा है साहब। 6 साल में दिख रही है। आज उसी चीन 6 साल में जिस कांग्रेस शासन में ये कहा जाता था कि 370 नहीं हटाई जा सकती, 6 साल की स्थिति 2 महीने में क्लियर हो गई लॉकडाउन में। 6 साल की पोजीशन लोगों ने देख ली 2 महीने में। देखिए 2 महीने पर ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो हमारी स्थिति कितनी खराब होती, इसकी कल्पना जरा अमेरिका और स्पेन और इटली से करके देख लीजिएगा। ऐसा नहीं होता यार। आप जो आपने जो जिस तो आप काल्पनिक दुनिया से बाहर निकले। जवाहरलाल नेहरू आप नेपाल जैसा राज्य जो हिंदुस्तान के ऊपर निर्भर करता है वो भी आपको आगे रहा, वो भी हमारे किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। धारा 370 लगाई कांग्रेस सरकार, नेहरू से लगी, भाजपा ने इसको सुधारा है। भाई जो आज चीन यहाँ तक स्थिति में आया कैसे, इतना ताकतवर बना कैसे? उसको कोई मान्यता नहीं कर रहा था। अगर हिंदुस्तान मदद नहीं करता तो वो स्थायी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनता, और नहीं बनता तो इतना ताकत नहीं होता। आज जो हमारा हिस्सा है जिसपे वो कब्जा किए हैं, लद्दाख का स्काई चीन जिसको बोलता अधिकतर चीन, वो उसका चीन के हिस्से में हो गया है। वो किसके समय में गया भैया? हमारे समय में तो नहीं गया। हमारे समय में वो बढ़े, हमने उनको निपटाया। आवाज सारी दुनिया मान रही है, आप नहीं। पाकिस्तान का मीडिया मान रहा है, चाइना का मान रहा है, अमेरिका का मान रहा है, ऑस्ट्रेलिया का मान रहा है, सारे दुनिया मान रही है कि भारत दिया, सारा दुनिया मान इसके लिए नहीं लगती। आप क्या पता नहीं किस देश का सम्मान
धन्यवाद जी। आगे हाँ निर्णय लेकर के इस प्रकार के जो अनर्गल प्रभाव किए जाते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा, क्योंकि वह प्रधानमंत्री ही प्रधानमंत्री है भाई। आज की इस चर्चा में आप सबने भाग लिया। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे, नेपाल के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है भगवान राम को लेकर के, अयोध्या को लेकर के, उससे पूरे देश की भावनाएं आहत हैं। और पिछले 1000 वर्षों में जो धार्मिक ग्रंथ अस्तित्व में आए उनका उल्लेख करते हुए इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी जो टिप्पणी की है राम जन्मभूमि के मामले को निपटाते हुए, उसको देखते हुए और उसी आलोक में जो अन्य याचिकाएं थी उन्हें रद्द किया है और राम जन्मभूमि के मामले में फैसला दिया है। तो ये बहुत, इस बारे में कोई अब किसी को कोई कहने सुनने की जरूरत नहीं है। ये चीजें प्रमाणित हैं और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में टिप्पणी की है, उल्लेख किया है हमारे धार्मिक ग्रंथों का। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री ने जो टिप्पणी की है राम को लेकर के, हमारे आराध्य हैं राम, हमारे इस देश के आराध्य हैं राम, उनको लेकर के जो टिप्पणी की है, अयोध्या को लेकर के जो टिप्पणी की है, कोई उसे स्वीकार करने वाला नहीं है। पूरे विश्व में किसी देश को ये सब टिप्पणियां और क्यों की जा रही हैं, इसकी चर्चा आप सबने की है। आज की इस चर्चा में आप सबने भाग लिया, आप सबने अच्छे विचार रखे, एक बड़े विषय पर आप सबने विचार रखे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यपाल सिंह जी का, शुभम तिवारी जी का, प्रभात अवस्थी जी का, महेंद्र गुप्ता जी का, विजय दुबे जी का, विजय कटियार जी का और नदीम फारूकी साहब, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सबने आज की चर्चा में भाग लिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभरात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अच्छा